Dusty Day celebrations were coming to a close when the driver of this white truck suddenly accelerated at high speed. नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दें। जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? Was a massacre. The dead and injured are still being counted. कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है। इनको पकड़ के इतनी बरतनाक सजा देने कि तुम्हारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े। आपस में ही लड़ के ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। रूस के एम्बेसडर को जिस तुर्क ने मारा पीछे से और अल्लाहू अकबर का, उसकी तो लोग पोस्टर बना के उसकी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी पहले आपको हिंदुस्तानी कहे फिर मुसलमान कहे। 72 हूर मिलती हैं, तुम जन्नत में जाओगे। सर इनको तोड़ेगा कोई? तो जो इस्लाम बगदादी पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। आप पाकिस्तान के हैं, आप पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी मस्जिद में कभी किसी हिंदू भाई को गाली नहीं दी जाती। सुनिए, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, आप अपनी जुबान को वापस लीजिए। देश में नारा लगाया जाता है कि हर घर से अफजल निकलेगा। चंद लोग हैं जिनकी वजह से खराबी आ रही है। नमस्कार। अगर आपका इस बात में यकीन है कि अपनी बात को तर्कों के आधार पर रखना, किसी भी मुद्दे को बारीकी से समझना और अपनी समझ को मजबूती के साथ इस्तेमाल करना कामयाबी और बेहतरी के लिए जरूरी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए शो में, जो टीवी के इतिहास में अपने किस्म का एक नया और अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है। हम मानते हैं कि सियासत के बारे में, मजहब के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, कानून के बारे में, खान पान और पहनावे के बारे में इस देश के लोगों की सोच और देश के लोगों का नजरिया बड़ा होना चाहिए। एक जागरूक मीडिया हाउस होने के नाते जी न्यूज इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है कि रोजाना होने वाली चीजों से लेकर समाज और देश दुनिया के हर मसले पर एक तर्कशील सोच बनाने में हम आपके साथी बने। ऐसी तमाम चीजों के बारे में जो आप देख पाते या फिर कई जो आपसे छुपी भी रहती हैं, तथ्यों और तर्कों के आधार पर बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के सही और वाजिब बात आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप किसी भी मुद्दे पर बनी बनाई लकीर को हकीकत मानने से बचे और खुद अपना रास्ता तैयार कर सकें। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में यही काम करेंगे तारिक फतेह। तारिक फतेह के बारे में आपको बता दें कि वो कनाडा के रहने वाले हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं, जहां अब उनका जाना भी प्रतिबंधित है। फिलहाल वो कनाडा के मशहूर अखबार टोरंटो सन के लिए लिखते हैं और रेडियो पर शो भी होस्ट करते हैं। तारिक फतेह खुद को मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक मानते हैं, जिनका जिक्र सलमान रुश्दी ने बंटवारे पर लिखी अपनी किताब में किया। 2 साल बाद 70 के होने जा रहे तारिक फतेह का मानना है कि उनकी पीढ़ी से जो वायदे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। जवानी के दिनों में जब तारिक वामपंथी छात्र नेता हुआ करते थे, उन्हें 2 बार पाकिस्तान की जेल में बंद किया गया, और जब तारिक नेतागिरी छोड़कर पत्रकार बने तो पाकिस्तान ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनकी पत्रकारिता को भी बैन कर दिया। पाकिस्तान से तारिक सऊदी अरब गए और सन 87 में वहां से परिवार के साथ कनाडा में जाकर बस गए।
9/11 के बाद तारिक फतेह ने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो लगातार कट्टरपंथ के खिलाफ काम कर रहा है। बकौल तारिक, उनके पुरखों का जुड़ाव हिंदू और सिख धर्म से, लेकिन जिन कट्टरपंथियों से वो लगातार लोहा ले रहे हैं, वो उन्हें यानी तारिक को कहते हैं कि अगर आप इस पहचान के साथ रहना चाहते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं माने जाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फतेह है और इस वक्त मैं जी न्यूज़ की तरफ से फतेह का फतवा शुरू कर रहा हूं। इसे मेरे चाहने वाले भी देख रहे होंगे और मुझे अपना दुश्मन मानने वाले भी। ये और बात है कि मैं इस देश में, हिंदुस्तान में, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक तहजीब से भी जोड़कर देखता हूं, जो आज़ाद ख्याल है, जहां सबको अपनी बात करने का हक है, आज़ादी है, और जहां अलग अलग मज़हब के लोग खूबसूरती से सदियों से साथ रहते हैं। जी न्यूज़ के शो में मैं आपसे हर हफ्ते मिलूंगा। मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक तरक्की पसंद इंसान भी हूं, और मैं मानता हूं कि एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट या कट्टरता किसी भी सूरत में किसी भी कौम के लिए तरक्की का रास्ता नहीं दिखा सकते। तो तारिक फतेह के साथ इस बहस में 4 मेहमान शामिल होंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, लंबे अरसे के बाद टीवी पर शायद किसी कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं और भी हुआ हूं, स्टूडियो में नहीं आते। स्टूडियो में नहीं आते, काफ़ी हमने इनसे गुजारिश की, उसके बाद आज हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टूडियो में आए। आरिफ साहब जानी मानी किताब कुरान एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के लेखक हैं। इन्होंने 1986 में इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, उन्हें पसंद नहीं आया था। आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ हैं, जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। मौलाना उमर अहमद इलियासी का संगठन भारत के इमामों की आवाज उठाता रहा है। अपनी इस भूमिका के लिए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर और बाहर भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। स्वागत है इमाम साहब आपका स्टूडियो में। प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो कि इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका स्टूडियो में। HIV, पोलियो और सेहत से जुड़ी तमाम चीजें जो खास तौर पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए मायने रखती हैं, उसके लिए जुनैद साहब का बड़ा योगदान रहा है जागरूकता लाने में। और हमारे साथ यह स्टूडियो में मौलाना अंसार रजा हैं, जो गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर पक्ष रखने के दौरान। तो अब हमारे मेहमान हैं तारिक फतेह हैं और आप यानी हमारे दर्शक हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तारिक साहब। मौलाना साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि जो यानी ईद मिलादुन नबी वाले दिन भी दुनिया भर में, यानी सोमालिया से लेकर नाइजीरिया, कहाँ कहाँ कत्लेआम हुआ, जी जी, जहाँ लोगों को घर बैठ के इबादत करनी चाहिए थी, वो जुलूसों में भी निकले हुए। जी, इसकी क्या वजह है, क्या रंजिश है मुसलमानों में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, कि वो कुछ, मुझे ऐसे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो उनमें गुस्सा इतना है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कई मुल्कों से। आप इराक में देख लीजिए, अमेरिका ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पता नहीं कई मिलियन लोग मर गए उस चक्कर के अंदर। आपस में ही लड़ के ज़्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं फ्रांस में था और ये फ्रांस में मैं 7 साल पहले वहाँ फ्रांस 24 चैनल ने मुझसे लाइव मुझसे ये सवाल पूछा कि इस्लाम क्या है। तो मैं सवाल के जवाब में, उन्होंने लास्ट में एंकर ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द जैश मोहम्मद, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लश्कर तैयबा, और मेरे लिए वो बहुत पहली बात वो थी। तो मैंने कहा कि ये लश्कर तैयबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जैश मोहम्मद सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद के साथ जुड़ी। अभी रिसेंटली मैंने जैश मोहम्मद, उसी दिन हमने जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा से अपील करी है कि अल्लाह के वास्ते ये नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दें, चूंकि उनका काम तशद्दुद का है, पर वो इस्लाम का नहीं है। देखिए, सुने या ना सुने, हक की बात को बोलना होगा, हक की बात को कहना होगा। आज इसकी जरूरत है। इसी के लिए हम सब लोगों को, उलमा को, इमामों को, मस्जिदों से, मदारिस से इस बात को ऐलान करना होगा। आज इसकी वक्त की सख्त जरूरत है। मेरे
छोटी सी बात आ रही है आरिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमने अपील की है उनसे। कोई गरीब आदमी होता है उसके लिए फतवा करते हैं हम लोग, और जिसको डराना चाहिए, जिसको धमकाना चाहिए, उससे अपील करते हैं। तो यही हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं सामने आ जाता क्या? फतवा ओपिनियन को कहते हैं। फतवा तो ओपिनियन है। जी जी, लेकिन एक आजकल के, लेकिन पहले जिस जमाने में नहीं, हमेशा से ओपिनियन है, हमेशा से। फिक़ह में कहा जाता है कि फिक़ह में उसको ओपिनियन ही कहा गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जिन लोगों को ये सफाई देनी चाहिए थी कि फतवा ओपिनियन है, उन्होंने उसको अथॉरिटी के साथ मिक्सअप कर दिया और इस गलतफहमी को पनपने दिया कि गोया ये कोई फैसला है। फतवा फैसला नहीं होता। लेकिन फैसले तो चल रहे हैं सर। वो आपका हिंदुस्तानी था, सलमान रुश्दी, वो पूरी दुनिया में भागे। वो गलत है। अरे भाई एक बारी सुन लें जी, रूस के एम्बेसडर को जिस तुर्क ने मारा पीछे से और अल्लाह अकबर का, उसकी तो लोग पोस्टर बना के उसकी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं किलिंग, और कहा कि एक रूसी नहीं है, लाखों मारेंगे। अब सोचिए ये कि बिल्कुल जिस तरह सलमान तासीर कि बॉडीगार्ड ने उसे मारा, अब आप सोचिए कौन मुस्लिम मुल्कों में आएगा फॉरेन विजिटर जिसको ये पता है कि जो बॉडीगार्ड ही वही मार दे। हाँ, लेकिन और जिस पे जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन की, उसने कत्ल करके फिर खुद मरा। और तुर्कों ने इल्जाम लगा दिया गुलेन पे, वो जो बेचारा पेंसिल्वेनिया में बैठे में। आप बताइए, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यानी ना सिर्फ ट्रेडिशनल अंदाज में स्कॉलर हैं बल्कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में भी इंडियन मुजाहिदीन के लोग भर्ती हो रहे हैं? केरला से कितने लोग गए हैं, और वहाँ जाके जो हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुजाहिदों का कोट एंड कोट हशर देख रहे हैं कि वो सिर्फ टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उनको तो बंदूक की भी इजाज़त नहीं मिल रही, इसके बावजूद लोग जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए। इसको कैसे रोका जाए कि एक हिंदुस्तानी पहले आपको हिंदुस्तानी कहे फिर मुसलमान कहे? ये क्या मुमकिन है? देखिए, बड़ी अहम बात है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ चीज़ें तो गलत फहमियों की बुनियाद पर है और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मीडिया से भी है। मैं आपको बताऊं, अभी आपने अपील के हवाले से बात की, मैं आपसे कह रहा हूं लोगों ने फतवे दिए हैं इसी हिंदुस्तान के अंदर, और उन तंजीमों ने जिस पर बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, उन लोगों ने मुत्तहदा फतवे दिए, सिंपोजियम किए, सेमिनार किए, कॉन्फ्रेंसेस की। क्यों नहीं मीडिया उसको हाईलाइट करती है? एक चीज़ मैं शामिल कर दूं सर, यहीं से अबू बकर अल बगदादी को चिट्ठियां भी लिखी गई हैं बधाई की, और वो भी ऐसी बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से लिखी गई। नहीं, चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं? ये जिम्मेदारी अंसार रजा की नहीं है, रोहित सरदाना साहब की नहीं है कि पता करें कि चिट्ठी लिखने वाला कहां रहता है। हुकूमत को पता है चिट्ठी लिखने वाला कहां रहता है, हुकूमत को पता है किससे किसके कांटेक्ट हैं। हमें क्यों बली का बकरा बनाया जा रहा है जब सब कुछ हुकूमत को मालूम है, सब कुछ पता है हुकूमत को कि तारिक फतह साहब इस चेयर पर बैठे हैं। अंसार भाई, तो ये गले पे हाथ डालने में हिचक क्या है? मैं दो चीजें हैं क्लैरिफाई, फिर मैं एक सवाल आरिफ साहब से पूछूंगा। चीज पे मुसलमानों को मैं एक चीज जान लूं कि किसने खत लिखा है आपकी नजर में? मैं नहीं जानता, मुझे ये पता है। तो क्यों ऐसी बात पता है आपको? हर जगह छपी है बात सर। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इसी चीज को मैं एक इनके जवाब दे दूं शख्स के हवाले से। मैं इनका जवाब देता हूं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, एक चीज आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, रुजू भी किया नहीं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं है, सबने उसको नकारा। यहाँ बात अहमियत रुजू करने की नहीं है। बात ये आजम खान ने यहाँ हिंदुस्तान में इतना बड़ा बावेला मचा हुआ था, आजम खान ने सिर्फ जरा सी बात कही कि हम इस बात को यूएन में उठाएंगे। किस चीज का तौबा तो बाद में भी कर ली उन्होंने, कलमा पढ़ लिया, बीवी से निकाह कर लिया, क्या किया क्या नहीं किया, मसला वो नहीं। मसला ये है कि तुम एक हिंदुस्तानी होकर तुम्हें अपने कानून पर इतना एतबार नहीं जो तुम यूएन के जाने की बात कर रहे हो। तुम बगदादी को खत लिखने वाले बिल्कुल गलत हुकूमत से बात करनी है, गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि गलत है साहब। मेरी एक बात रह जाएगी, मैं एक सवाल यहां उठाना चाहता हूं महफिल में कि जब भी दिवालिया मानता हूं जिन्होंने खत लिखा, गिव मी अ मिनट, जब भी जिहाद का जिक्र हुआ मुसलमानों के बीच में पब्लिकली, तो यही बात जो आपने कही वो ही आती है। लेकिन ये बात कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ बड़े क्लियरली जिहाद कबीर और जिहाद सगीर है। एक जिहाद जो है जो इस्लाम में बड़ा समझा जाता है वो अपने खिलाफ है, अपने आप को खा जाओ, अपनी ईगो पी जाओ, और जो छोटा है
उसको हमें पाबंदी लगानी चाहिए। आप सब लोग तो इस्लाम को जानते हैं। तारिक साहब, एक सेकंड, रोहित साहब, छोटी सी एक चीज कह रहा हूं, छोटी सी बात आप ऐड कर दीजिएगा उसमें। जी, आप सब लोग इस्लाम को जानते हैं क्योंकि आप उस धर्म का पालन करते हैं। ये बहुत जरूरत है, सिर्फ पालन। हाँ सर, जी 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 होता है। मैं एक दर्शक के नाते समझ लीजिए, या एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो केवल इतना जानता हूं कि मेरे साथ के कुछ लोग एक धर्म मानते हैं, मैं दूसरा धर्म मानता हूं, अपने अपने धर्म को मानने की सबको छूट है। आपने जो बात कही कि हमारे यहाँ पढ़ाने में कमी है, बच्चों को ढंग से नहीं बताई गई हैं चीजें, जो बात ये यहाँ बैठ के आज बता रहे हैं उनमें से कितने नई पीढ़ी के लोगों को ये पता है कि जिहाद का एक मतलब ये भी होता है। पहली बात ये भी होता है, यही होता है तो बिल्कुल नहीं है, ये भी होता है तक नहीं पता। और दूसरी चीज है सर जो मेरे जहन में बार बार आती है, वो ये सारी कहानियां जो चलती हैं, भाई 72 हूर मिलती हैं, तुम जन्नत में जाओगे। सर इनको तोड़ेगा कोई तो उसके लिए भी कह देंगे कि हुकूमत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा। नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये जानते हैं कि आपके मदरसे में निसाब में सिलेबस पढ़ाया क्या जाता है? ये पढ़ाया जाता है कि काफिर को बगैर वजह के मारा जा सकता है, ये लिखा हुआ है। वो बच्चा बेचारा वो उस किताब को जिसमें मैंने बताया ये काबिल एतराज बात लिखी हुई है, अब वो बेचारा ये समझता है कि ये भी शायद नाकाबिल तब्दील है और वो उसको चूमता है। उसे खत्म करने की सिर्फ जरूरत है। आप लौटा के कुरान पे ले आइए, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। बिल्कुल लड़ने की इजाजत, हाथ पैर से लड़ने की फिजिकल इजाजत साफ साफ बता दिया गया है, डाउट ही नहीं छोड़ा है। लेकिन वो तो अब मैं एक सेकंड बता दूं, एक सेकंड बता दूं क्या है, कहां इजाजत दी गई? जिनके ऊपर जुल्म किया गया हो, और अकेले जुल्म नहीं है, जुल्म किया गया हो, उन्हें उनके घर से निकाला गया हो, इस जुर्म की बुनियाद पे कि वो अल्लाह को रब मानते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की वजह से न सिर्फ जुल्म किया गया हो बल्कि उन्हें उनके घरों से निकाला गया हो, उस हालत में आपको हथियार उठाने की इजाजत है। दुनिया का कोई कानून पुराना हो या मॉडर्न हो, सेल्फ डिफेंस में लड़ने की इजाजत देता है। रोहित साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सी न्यूज का कि बहुत अच्छा डिस्कशन वाला प्रोग्राम आपने ये किया। इसमें डिबेट नहीं हो रही बल्कि एक डिस्कस हो रहा है। जी। हमारे पैगंबर के सामने एक मस्जिद में बैठे, मस्जिद नबवी जिसको हम कहते हैं, उसमें बैठे एक साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह 3 दिन से हमारा बेटा नहीं मिल रहा। तो सरकार ने फरमाया मिल जाना चाहिए। एक साहबी खड़े हो गए, कहा हम या रसूलल्लाह मैंने इनके बेटे को फला मैदान में खेलते देखा है। तो वो दौड़ के जाने लगे, तो सरकार ने बुलाया, नबी ने बुलाया, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर बेटे का पता चल गया, 3 दिन से खोया हुआ है, सीने से लगाऊंगा, बीवी के पास ले जाऊंगा। आपने फरमाया इधर आओ। जब तुम उस मैदान में पहुंचो तो अपने बेटे को बेटा कह के ना बुलाना, नाम लेके बुलाना। तो उन्होंने कहा रसूल वो तो मेरा बेटा है, बेटा के क्यों ना बुलाऊं? तो नबी फरमाते हैं कि वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे खेल रहे होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे। जब तुम बेटा कह के पुकारोगे तो बहुत सारे बच्चे पलट के देखेंगे, जब अपने बाप को ना पाएंगे तो उनके दिल टूट जाएंगे। जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता। हमारे यहाँ वजू बहुत अहम रुकन है, नमाज में बहुत अहम रुकन है। तारिक फतेह साहब, बिल्कुल उस वजू जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की शरीयत इजाजत नहीं देती है। ठीक है ना, पत्थर से करते हैं, पत्थर से खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? लेकिन जो इस्लाम बगदादी पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। जैसे मोहम्मद जो इस्लाम पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। देखिए, जब आप ये कहेंगे कि वो इस्लाम नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जिस दिन आप ये तय करेंगे, ये मेरे ज़हन में, कि इन लोगों से जो हमारे मजहब के नाम पे दुनिया भर में फसाद करे, पहले तो जिन्ना साहब से शुरू करिए जिन्होंने किया, पाकिस्तान बनवाया, जो हशर वहाँ हो रहा है सब आप सबको पता है। कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है, अरब चले जाएं तो जिस तरह अरब हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट करता है आपको बर्दाश्त करना पड़ता है कि मक्के में वो धुतकार रहा है। आज एक सऊदी दानिश्वर ने लिखा है बड़ी अच्छी बात कि जब तक सऊदी अरेबिया में सऊदी अपनी सड़कें साफ नहीं करेंगे, इस मुल्क में इस्लाम की बात मत करें। अब वहां पैदा हो रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। हिजाज पे भी तो कब्जा किया है नजद ने, बोलना ही नहीं चाहता। तो सर मैं आपकी बात से एक सवाल लेना चाहता हूँ इमाम साहब से, और जुनैद साहब आपके पास भी इसके बाद आता हूँ। तो मैं जानता हूँ आप काफ़ी देर से बोलना चाह रहे हैं, माफ़ी चाह रहा हूँ। जो बात इन्होंने कही कि सब सफ़र करने वाले भी आप ही हैं, कातिल भी आप ही लोगों में से हैं, तो फिर इस मोड में क्यों है डिनाइल के हमेशा से?
उसको एक्सेप्ट करके क्लीन करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ा लेते एक कदम? बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने भी बहुत अच्छी बात, और सबकी बातें भी ठीक आ रही हैं कि वक्त की ज़रूरत। आज अफसोस की बात है कि आज आपने देखा होगा आपको जर्मनी के अंदर अभी जिस तरह से ट्रक के साथ उसने जिस तरह से इनोसेंट लोगों को एक के ऊपर ट्रक चढ़ा के उनको बेदर्दी से मार दिया गया, पता चला कि वो पाकिस्तानी था। ठीक है, वो जो भी था, बहरहाल इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हमें इसको हमें इमामों को बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस बात सर, लेकिन हम आप इमाम हैं, हम क्यों नहीं ये कर सकते? नहीं, सभी कर सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि हुकूमत क्यों ना करेगी? सर मेरा सवाल ये है कि जनाब, जब एक आतंकवादी मरता है, इस देश के लाखों लोग अपनी फेसबुक सोशल मीडिया प्रोफाइल की पिक्चर चेंज करके उसकी फोटो लगा लेते हैं। 60,000 लोग। इस देश में नारा लगाया जाता है कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक याकूब मारोगे हर घर से याकूब निकलेगा। इस देश में सर ये आज की तारीख में स्थिति हो गई है, तो ऐसे में आपको लगता है? मैं आपको एक बात बीच में रोकते हुए कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए बात आपकी सही है, सारे लोग ही खराब हैं ऐसा नहीं है, सारे मुसलमान पूरी दुनिया में आतंकवादी हैं ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चंद लोग हैं जिनकी वजह से खराबी आ रही है, उसके लिए हमें मिलकर हमारे लोगों को इसके लिए काम को करने की जरूरत है। जो आपने अभी ये प्रोग्राम शुरू किए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को काफिर का मायने नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को जिहाद का नहीं मालूम है, तो इस तरह की जो बातें हैं उन लोगों को मालूम होगी। सर जिहाद का एक मायना इन्होंने आज बताया, बिल्कुल जिहाद का एक मायना जाकिर नाइक बरसों से टीवी पे बता रहे हैं। जाकिर नाइक के मामले में हमने बिल्कुल अपने आप को, सब लोगों ने इस बात का कह दिया है कि लोग उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं। इस्लाम के अंदर कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी शख्सियत ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जो भी कह दे उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए। हमारे यहाँ जब तक कुरान से और जो बात आई सही हदीस से, जो कुरान से बिल्कुल मुआफिक हुआ करती, एक बात मैं कह रहा हूँ, फिर मौलाना लोगों को भी नहीं होनी चाहिए ये हक? नहीं, किसी को भी हक नहीं। अगर आप जाकिर नाइक को कुरान से जोड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि डिस्कशन बेकार है। मैंने क्या कहा है? मैंने जाकिर नाइक का नहीं, वो ये नहीं कह रहे, उन्होंने कहा ये कह रहे हैं ना कि या तो बात समझा कीजिए। गलतफहमी हुई। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है सर, ये भी तो बताइएगा ना। लेकिन कोई 1-1 लाख आदमी आता है सर सुनने के लिए। मैं खुद कह रहा हूं, हर आदमी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, जहां पर वो सही होगा उसे सही कहा जाएगा और जहां पर वो गलत होगा गलत कहा जाएगा जी। कौन किस बात पर किसको फेवर कर रहा है, सवाल ये है किस मुद्दे पर। जो उसकी गलत बात होगी नहीं फेवर करेंगे, जो उसकी सही बात होगी उसको फेवर करेंगे। एक उसूली बात है। मैं ये कह रहा हूं, कौन फेवर कर सकता है ऐसे लोगों को इस्लाम में? प्रोफेसर साहब एक लोग फेवर करेंगे? मुझसे आप पूछ? जी आप ही से पूछो। टीवी पे लोग फेवर देखिए, हम नहीं करते क्या? यहाँ जो बातें हो रही हैं इसमें इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक बात है। सारी प्रॉब्लम वहां आती है जहां जो बात हम कह रहे हैं, इसके अलावा भी दूसरी किताबें हैं जी। और वो बाकायदा मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल। और उनको दीन का हिस्सा बताया जाता है। कुरान में लिखा हुआ है तलाक सिर्फ एक बार प्रोनाउंस करनी है, 3 महीने तक साथ रहना है। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि वो 3 दफा तलाक दे दीजिए और वो फौरन घर के बाहर हो जाएगी। ये कुरान में नहीं है। एक किताब है द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, सीरतुन नबी, इब्न हिशाम की, 1500 पेज की है, जिसको कोई गलत नहीं मानता। उसमें सबसे ज्यादा डिटेल जो है, जिसकी बेसिस पे हदीसें लिखी गई हैं, जिनकी रेफरेंस है, वो आखिर में लिखी गई किताब, और उसकी रेफरेंस आती है हदीस में, हदीस की रेफरेंस आती है शरीयत लॉ में, जो मुआविया के बाद सब कुछ हुआ, खुलफा राशिदीन के बाद के सिलसिले में लिखा। अब ये हमने रिवर्स करते हुए, पहले हमने कानून, उसका फिर रेफरेंस हदीस कहां से आई, उसका सीरतुन नबी से ले लिया। तो अब सीरतुन नबी के 1500 पेजेस के अंदर जो लिखा हुआ है वो कौन कहेगा कि गलत है? बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, प्लीज स्टडी की हम सबको जरूरत जी है। जी बहुत माफी के साथ कह रहा हूं कि सीरत हिशाम जो है, इब्न हिशाम जो है, ये हदीस की किताब ही नहीं है। बहुत से लोग मैं खुद नहीं, सर मैं नहीं कह रहा, ना मैंने नहीं कहा ये उसूली बात, लेकिन मैंने कहा ही नहीं ये। तो आपने कहा नहीं, अब वहां से फिर हदीस में ली जाती है। वहां से हदीसों की किताबें, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, लेकिन वो बाद में आई। हमारी बहस 2 चीजों पे सर, हमारी बहस जो बात इन्होंने कही है ना सर, हमारी बहस ये है कि अब इमाम साहब ने जो बातें कही हैं,
इस तरह के लोगों के मुंह से जब ये बातें आती हैं तब वो मैसेज बन के जाती हैं। जब वो मैसेज बन के जाती हैं, लोगों में डिस्कशंस होते हैं तो लोगों में चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जा रही है कि चलिए आज तो इमाम साहब कह रहे हैं, लेकिन आमतौर पे जब आपने अभी मीडिया को क्वेश्चन किया, मीडिया के डिबेट्स में आप भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, आपने खुद देखा है, उसी में दो धड़े साफ साफ तौर पे दिखने लगते हैं। इमाम साहब को चैलेंज करने वाले लोग आ जाते हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या है, तब आप क्या करेंगे? ये फतवा देखिए, वो ठीक है। अभी एक बात आई, आपने बहुत अच्छी बात कही।